हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो हमने जीएसटी के ऊपर कल वीडियो देखी थी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसकी हिस्ट्री देखी, इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर्स देखे, जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन देखी, जीएसटी का पूरा हिस्ट्री देखा। मतलब ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन कल पूरा कर लिया था। आज हम जानने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले हम क्या देखेंगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स यानी कि जब कोई पर्सन, क्योंकि जीएसटी कैसे लगता है हमने देखा था, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। यानी जैसे जैसे एक एक पर्सन के तरफ से, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से ट्रेडर, ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यू एडिशन होते जाता है उसके साथ साथ जीएसटी लगते जाता है। तो जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने ख़रीदा तो होलसेलर को जो जीएसटी पे करना पड़ा होगा वो उसके लिए इनपुट टैक्स है। अब जब होलसेलर उसको आगे जाके बेचेगा, जो कि रिटेलर को बेचेगा या ट्रेडर को बेचेगा, तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। यानी कि वहाँ से उसको टैक्स मिलेगा। उस होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स देना है और रिटेलर से आउटपुट टैक्स लेना है। तो ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन हो गई। अब जो आउटपुट टैक्स मिलेगा उसमें से जो इनपुट टैक्स हमने पे किया था उसका हमको क्रेडिट मिल जाता है। यानी उतना इनपुट टैक्स का हमको क्रेडिट मिल जाता है। आउटपुट टैक्स में से आपको उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देना है। उतना जो आपने इनपुट टैक्स भरा था उसको आप अगर आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दोगे तो जितना बचा हुआ अमाउंट है वही आपको गवर्नमेंट को भेजना होता है। अगर रिटेलर ने 100 रुपये होलसेलर को टैक्स पे किया है तो ये 100 रुपये हो गए इनपुट टैक्स, और वही कस्टमर से उसने 125 रुपये, 110 रुपये टैक्स कलेक्ट किया है तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। अब जो भी आउटपुट टैक्स उसने कलेक्ट किया है उसमें से इनपुट टैक्स माइनस होता है और जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने कस्टमर से 110 रुपये टैक्स लिया था और हमने इनपुट टैक्स कितना दिया था, सिर्फ 100 रुपये। तो ये 110 में से 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी ही इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी इतना 100 रुपये जो हमने इनपुट टैक्स भरा था उतना हमको क्रेडिट मिल जाएगा, और जो आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस होके, यानी कि 110 में से 100 माइनस होके जो 10 रुपये बचेगा ये हमको बाद में गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का भी कुछ ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन अवेल कर सकता है, कौन कौन क्लेम कर सकता है? तो एक तो वही पर्सन क्लेम कर सकता है जो जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जो भी इशू किए गए हैं, जिस पे टैक्स अमाउंट शो किया गया है, ये रिक्वायर होता है आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो। सप्लायर ने रिटर्न्स सही से भरे हुए होने चाहिए और जो भी टैक्स है उनको गवर्नमेंट तक पे किया होना चाहिए। अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं तो आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पहुंचती है, डिलीवर होती है, तभी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही इसका जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होता है उसके ही अंदर आपको आईटीसी क्लेम करना होता है। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट की चर्चा। अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन में भी दो तरीके हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी कि जहाँ पे लॉ के हिसाब से आपको कंपलसरीली रजिस्टर करना ही पड़ता है, जो कि है सेक्शन 24 में आपको दिया गया है इसके बारे में। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यानी कि जब आप लॉ के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है? जब भी कोई सप्लायर एक प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसको अगर क्रॉस कर लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। अगर सप्लायर गुड्स या तो सर्विसेज या तो दोनों ही अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है
और वो सप्लाई कहाँ कर रहा है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में अगर वो सप्लाई कर रहा है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख होती है। यानी 10 लाख के गुड्स उसने अगर सप्लाई कर लिए, उसके ऊपर अगर वो सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद अगर वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर वो अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है या दोनों ही सप्लाई करता है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 20 लाख। 20 लाख तक वो बिना रजिस्ट्रेशन के सप्लाई कर सकता है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी जो भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर वो सर्विसेज दे रहा है या तो दोनों ही, मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहा है, तो 20 लाख की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। पर अगर वो सिर्फ गुड्स में डील करता है, सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करता है, तो फिर उसको 40 लाख की लिमिट है। अब सेक्शन 23 के हिसाब से कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी होती ही नहीं है। ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं? ऐसे लोग, ऐसे सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई तो कर रहे हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज वो सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विसेज टैक्स के अंदर आते ही नहीं हैं। तो अगर ऐसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो फिर उनको वो सप्लायर अगर रजिस्टर नहीं भी करते हैं खुद को तो भी चलेगा। तो ऐसे सप्लायर को कोई लाइबिलिटी नहीं होती है रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद दूसरे हैं एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट जो भी कल्टीवेशन ऑफ लैंड के थ्रू जो प्रोड्यूस करते हैं और उसका सप्लाई करते हैं तो उनको भी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ऐसे लोग जो कि एंगेज होते हैं ऐसे सप्लाई करने में जो कि जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगता है, यानी कि कुछ ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लगता है, यानी कि सप्लायर रिसीवर से टैक्स कलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, जो रिसीवर है वही उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। ऐसे भी कोई रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सप्लायर है जो ऐसे रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई कर रहा है तो उसको भी ज़रूरत नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद किन किन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? पहला तो जो लोग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उनको, इंटर स्टेट यानी कि क्या, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर ऐसे कोई पर्सन है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सेक्शन 24 के हिसाब से। फिर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पे जो भी स्टेट में वो काम कर रहे हैं वो वहाँ पे कुछ ही दिनों के लिए काम करने के आए हैं, वहाँ पे रोज़ उनका काम नहीं होता है, वो ओकेजनली वहाँ पे काम करने आते हैं, वहाँ पे उनका कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं है काम करने की, तो ऐसे लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। तो इनको भी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। फिर जो मैंने आपको बताई थी रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो लोग जो रिसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट तक पे करते हैं तो उनको भी खुद को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लायर है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लाइबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो भी रिसीवर है उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ऐसा इसका बोलना है। फिर जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो यहाँ के रेसिडेंट नहीं हैं हमारे इंडिया के, तो ऐसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी उनके टैक्सेबल सप्लाई पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ऐसे लोग या फिर ऐसे एजेंट जो किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी, यानी कि जो एजेंट है या फिर जो भी मिडल मैन है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी जो कि टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ही जैसे हमारे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हो गए, उनको ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है।
अब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आपको एक तो लीगल रिकॉग्निशन मिल जाता है, लीगली आप एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन बन जाते हैं। आप आईटीसी अवेल कर पाते हो। मतलब आईटीसी क्लेम कब कर पाते हो आप, जब आप जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर होते हो तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाते हो, वरना आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको आईटीसी अवेल करना है तो ये आप एक एडवांटेज है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके बाद लीगल ऑथराइजेशन मिल जाता है, आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और उस पर आप क्रेडिट भी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। ये आपको एक लीगल ऑथराइजेशन मिल जाता है, ये आपका थर्ड एडवांटेज है। और साथ ही आपको कुछ और वेरियस अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि जीएसटी के तरफ से आपको कुछ बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो वो भी आपको मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो जीएसटी के अंदर। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर पैन मैंडेटरी होता है, पैन नंबर आपका मैंडेटरी होता है। तो हर पर्सन जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसको पैन दे के ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, किनको पैन नहीं लगता है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, ऐसे पर्सन जिनका टीडीएस जिनको रिक्वायरमेंट है टीडीएस डिडक्ट करने की, उनको पैन नहीं लगता है। और साथ ही अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जो यहाँ पे इंडिया का है ही नहीं, जो नॉन रेसिडेंट है उनका पैन यहाँ का रहेगा ही नहीं, तो उनसे ले ही नहीं सकते आप, इसलिए उनका भी पैन मैंडेटरी नहीं होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।